सारी चीज़ें ऑन करो जी, जल्दी से। बिल्कुल लेट नहीं, लेट हो रहा है और 7 बज भी गया है नाइट का। तो ठीक है, चलते हैं स्टेज पे चलें। कुछ इधर, ओके। तो स्वागत है एक नए वीडियो में, और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटामॉर्फिक रॉक को, जिसको हम लोग हिंदी में कयांतरित और सेकंड अर्थ में रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं, लगातार वीडियोस के माध्यम से लोग बोलते हैं कि कैमरा ऑन करने से एंड लोगों को हेजिटेशन होता है, लेकिन मेरे पास हेजिटेशन का कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट लगातार मेरे कुछ वीडियोस पे आप फोकस किए होंगे, तो अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कोई का कॉल आ रहा है, प्लस में कुछ टीचर्स भी हमारे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा है, मतलब वेल एक्सपीरियंस है, बट कुछ जो लैंग्वेज है उसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अब वो लैंग्वेज ये है कि जैसे वीडियो बनाते हैं ना तो यूज़ करते हैं, ठीक है समझ में आ गया, ठीक है समझ में आ गया, ठीक है। और एक और ये चीज़, कोई दिक्कत है ये वर्ड बोलते हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो एक और बोलते हैं कि समझ में आ गया ना, ये वाला वर्ड, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अभी आपको दिखेगा इसी वीडियो में। अब कोई भी लत जो होता है एक बार में छोड़ना मुश्किल होता है, हालांकि ये लत नहीं है, एक प्रकार की एक पहचान है कि अगर आप मेरा ऑडियो भी सुनिएगा ना तो इस प्रकार की चीज़ें बोलकर और एक सेटिस्फाइड करती है, मतलब कोई सेंटेंस है उस सेंटेंस को अपने आप में सेटिस्फाइड करती है। जैसे हम बता दिए कि मैग्मा एवं लावा के संगठन पर बने सेलों को आग्नेय सेल कहते हैं, समझ में आ गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट देता है, हालांकि हम यहाँ पे ओके एंड राइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, कयांतरित सेल। और कल क्या हुआ था, कल हुआ था कि कल के क्लास में कल 12 तारीख था, हम बोल दिए थे शाम को कि 13 तारीख है, बिकॉज डेट उतना हम लोग उतना देखते ही नहीं, कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। चलिए कोई बात नहीं। तो कयांतरित सेल हमको पढ़ना है। कयांतरित सेल को हम लोग इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? कयांतरित सेल को इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक बोल रहे हैं। और इसी के साथ इसमें रूपांतरण होता है। क्या होता है? रूपांतरण। और इसी रूपांतरण का नाम हम लोग दे देते हैं कयांतरण। अब थोड़ा सा ना नाम से कुछ मीनिंग ऑटोमेटिक निकल कर आ जाते हैं। थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा कि कहाँ पे हम ठीक हैं, समझ में आ गया ना, ये बोलते हैं। हालांकि मेरा प्रयास रहेगा कि उसके जगह पे कुछ और बोले या क्लियर कोई सेंटेंस को हम बोल दें, इस प्रकार की कोई चांसेस नहीं रहेगी, ठीक है। देखिए, कयांतरित सेल इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक, एंड उसका जो प्रोसेस होता है, जैसे हम बताए थे आपको कि अगर हम पेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आग्नेय चट्टान पढ़ रहे हैं, तो उस आग्नेय चट्टान से ही ये दोनों सेलों का भी निर्माण हो सकता है। इस टाइप का साइंस संबंधित है उस आग्नेय सेल से भी। जैसे आग्नेय सेल में अपक्षय हुआ तो अवसादी सेल बना, मीन्स सेडिमेंट्री रॉक्स बना, उसको परतदार सेल कहते हैं। और अवसादी चट्टान से अब हम लोग कयांतरित करेंगे, लेकिन उसके अलावे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन सेलों के साथ साथ कुछ चीज़ें मिलकर इनका निर्माण करती है। ओके, तो बढ़ते हैं। रूपांतरण, यहाँ पे मैंने लिखा है एक एरो देकर कि मेटामॉर्फिक रॉक को हम लोग कयांतरण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। कौन से प्रक्रिया द्वारा? कयांतरण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। अब बताते हैं आपको थोड़ा शॉर्ट में कयांतरण प्रक्रिया होता क्या है। आप गौर से सुनिएगा, जिस प्रकार से आग्नेय सेल अवसादी सेल सुने थे ना, उसी प्रकार से आपको गौर से सुनना है। कि नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताप। क्या लिखा हुआ है? ताप। नंबर 2 लिखा हुआ है दाब, और नंबर 3 लिखा हुआ है घोल। इंग्लिश में भी ताप को हम लोग बोल देते हैं टेम्परेचर, दाब को बोल देते हैं प्रेशर, एंड घोल को बोल देते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे इसको क्लियर करते हैं कि भाई ताप और दाब एवं घोल, ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये हेल्प करती है कयांतरण प्रक्रिया में। यदि कयांतरित सेल को हम लोग निर्माण कर रहे हैं तो ये 3 प्रकार के कारक हैं जो मिलकर कयांतरण प्रक्रिया करते हैं, और इसी कयांतरण प्रक्रिया द्वारा
कयांत्रित सेलों का निर्माण होता है। सर्वप्रथम आप यही जानिए कि कयांत्रित सेल को रूपांतरित सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूपांतरित सेल कहा जाता है। अगर हम इसे अच्छे भाषा में समझें तो कयांत्रित को तो मेटामॉर्फिक बोल दिए, लेकिन भैया रूपांतरित सेल भी हम लोग बोल रहे हैं तो उसका ट्रिक समझिए। रूप में परिवर्तन होगा तब हम लोग बोलेंगे उसको रूपांतरित सेल। आगे समझ में। आग्नेय सेल था तो ट्रिक मैंने बताया था कि आग्नेय बोलने पे ना आग का वर्ड आता है, तो आग से, आग यहाँ पे तो आग ऐसे है नहीं, मैग्मा है, तो मैग्मा के या लावा के संगठन पर बने सेल को आग्नेय बोल दिए। अवसादी, अवसाद आ रहा है ना बीच में, अवसाद, सैंड मतलब बालू, सैंड मतलब बालू, और अवसाद, अवसाद होता है जो जीवों के अवशेष होता है, वो सभी तो अवसाद होते हैं। उसके साथ साथ सेडिमेंट्री में हम ट्रिक बताया था सैंड, सैंड मतलब बालू, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनकी संरचना एवं बनावट सब कुछ आ जाता है उसमें वो ट्रिक के माध्यम से। तो वैसे ही हम लोग कयांत्रित सेल में अगर कयांत्रण बोलेंगे तो थोड़ा अजीब वर्ड नहीं है, कयांत्रण याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कयांत्रण को क्या, जो कयांत्रण है इसे इंग्लिश में हम लोग मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन रूपांतरित से आप देखिएगा तो ये ट्रिक बेहतर काम करेगा। रूप में परिवर्तन को हम लोग रूपांतरित सेल बोलते हैं। मतलब साफ अर्थ है, कयांत्रित सेल का परिभाषा आप अभी क्लियर कर लो, साथ साथ नोट कर लो कि पूर्वत सेल जैसे आग्नेय सेल एवं अवसादी सेल के रूप में परिवर्तन होने के कारण रूपांतरित सेल या कयांत्रित सेलों का निर्माण होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि भाई ताप जो है, आप और एक चीज़ याद रखिए, कयांत्रित सेलों या रूपांतरित सेलों के निर्माण में रूपांतरण एवं कयांत्रण जैसे प्रोसेस की आवश्यकता होती है। आगे समझ में। रूपांतरण भी एक ही है, कयांत्रण भी एक ही है, रूपांतरित सेल भी एक ही है और कयांत्रित सेल भी एक ही है। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट, अब जो कयांत्रण एवं रूपांतरण प्रोसेस में जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो है आपका टेम्परेचर, जिसको हम लोग ताप बोलते हैं। आगे समझ में। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, धरती के अंदर में आपको इतना तो पता ही है कि धरती के अंदर में तापमान होता है ज़्यादा, मतलब धरती के जो सरफेस है, क्रस्ट है, इस क्रस्ट से भी ज़्यादा टेम्परेचर अंदर में है। या अंदर की बात अभी छोड़ देते हैं, पहले बाहर पे आते हैं। सूर्य का टेम्परेचर पड़ रहा है क्रस्ट वाले छोटे छोटे सेलों पे। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास सेल है दो प्रकार के, एक सेल है इग्नियस, मतलब एक सेल है आग्नेय, और एक सेल है अलग, एक और सेल है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेडिमेंट्री बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सेडिमेंट्री। तो दोनों प्रकार के सेल हैं। ये सेल भाई साहब होते हैं बहुत कठोर, और इसकी जो संरचना होती है अत्यंत एकदम होती है, और इसकी ना बालू जैसी संरचना, छोटे छोटे टुकड़ों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर इन पे सूर्य का टेम्परेचर पड़ेगा तो टेम्परेचर, ताप दिया ना, कुछ कुछ जो अवसादी सेल होते हैं, बिकॉज ये छोटे छोटे होते हैं, तो सूर्य के टेम्परेचर की वजह से ये छोटे छोटे सेल पिघल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं, और पिघल कर एक परत बनाने लगते हैं दिन पर दिन, लंबे समय होते होते तक। आगे समझ में। इग्नियस में भी सेम हालत है। इग्नियस में टेम्परेचर पड़ेगा तो अपक्षय होगा। ठीक है, अपक्षय मीन्स उसका इंग्लिश में विदरिंग कहते हैं। उस प्रोसेस द्वारा जो छोटे छोटे जितने भी टुकड़े होंगे, अब तो यहाँ पे इग्नियस की बात ही नहीं आती है, क्योंकि इग्नियस का अपक्षय होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना ज़्यादातर अवसादी यानी कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस में होता है। ठीक है, अवसादन प्रोसेस में। तो कभी कभी इग्नियस रॉक पर भी कभी कभी इतना टेम्परेचर पड़ जाता है, लाइक कोई इग्नियस रॉक, क्योंकि इग्नियस रॉक दो प्रकार के, एक धरती के ऊपर, एक धरती के नीचे। तो कोई इग्नियस रॉक धरती के नीचे है, और धरती के नीचे वाले इग्नियस रॉक्स में मैग्मा जितना गर्म आग अगर पत्थर से टकराएगा तो भैया इसको भी पिघला देगा, और पिघलाने के बाद इसको भी बदलने करेगा, रूप में परिवर्तित कर देगा। ये बेचारा था कितना कठोर, इसको तरल रूप में बना देगा। आगे समझ में। और इसको कमज़ोर कर देगा। तो टेम्परेचर कमज़ोर ही करती है। ठंडवा के दिन में कैसे सब लोग बढ़िया मोटा ताज़ा हो जाता है, बढ़िया चिकना हो जाएगा। ठीक है, तो और गर्मी के दिन में क्या होता है? सूखल पाखल, कहीं हवाई उड़ा है शकल का, कहीं पे ये हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टेम्परेचर बर्बाद करती है इन सभी को, खासकर चट्टानों को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अपक्षयित करती है, विदरिंग करती है। तो इसलिए ताप का तो भूमिका है कि ताप से कयांत्रण प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि ताप जो है सिकुड़ा कर फैलाकर उसको बालू जैसा बना देता है। आगे समझ में। और वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में हम बताएंगे मिट्टी का निर्माण कैसे होता है।
क्योंकि हम लोग सब तो बना लिए, छोटे छोटे कण तक बना लिए, मिट्टी का निर्माण बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से टेम्परेचर की वजह से ये चाहे कोई भी, अभी तक तो पूर्वत सेल हमारे दो ना हैं, एक इग्नियस है और एक सेडिमेंट्री है। तो सेडिमेंट्री हो या इग्नियस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसे टेम्परेचर की वजह से क्या होना पड़ेगा, पिघलना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, पिघलना पड़ेगा। और अत्यंत जो सेडिमेंट्री वाला था ना, अत्यंत उससे भी छोटा छोटा टुकड़ों में बंटना पड़ेगा। समझिएगा ध्यान से। पहला कॉन्सेप्ट, ताप जो था, टेम्परेचर, चाहे वो इग्नियस रॉक हो, इसमें बहुत कम, लेकिन चाहे वो इग्नियस रॉक हो चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो, इन दोनों सेलों को पिघलाने का काम करता है और इसे अत्यंत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, टेम्परेचर का काम। दूसरा चीज़, ठीक है, दूसरा चीज़ दाब। धरती के अंदर में बहुत ज़्यादा दाब लगता है जिसको प्रेशर कहते हैं। आगे समझ में, तो वो आगे समझ में, अभी मेरे को सुनाई दे दिया, आगे समझ में एक ही वर्ड बोल दिया। तो जो प्रेशर लगता है, तो ये जो प्रेशर है उस चट्टान को दबाने का काम करता है, प्रेशर को दबाने का काम करता है। और इसके साथ साथ धरती के अंदर में बहुत सारे वाष्प होते हैं, मतलब भाप टाइप के होते हैं, और वो सारी चीज़ें ना चट्टानों को कमज़ोर करने की कोशिश करती है। इसके साथ साथ एक घोल आता है। घोल क्या, कौन सा घोल हम लोग बोल सकते हैं, मैग्मीय घोल भी बोल सकते हैं, भूमिगत जल भी बोल सकते हैं, और जो खनिज वाले जो खनिजीय जो घोल होते हैं ना, इसको भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब जाती है, तीनों प्रकार की चीज़ें चट्टानों से टकराती है, तो आपको पता है चट्टान तो पहले ही खनिज से मिलकर बना हुआ है, चट्टान पहले ही खनिज से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ऊपर से भी ये सब क्या है, एक प्रकार के कारक हो गए। इन सभी केसेस में क्या हो जाएगा कि इनके साथ केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाएंगे, केमिकल रिएक्शंस होना शुरू हो जाएंगे इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री के साथ साथ। तो जो केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो इन रिएक्शंस के मदद से ये सेल टुकड़ों में बट जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी, टुकड़ों में बट जाते हैं। जितने भी सेलें हैं ये क्या हो जाएंगे, आपके टुकड़ों में बट जाएंगे। तो इस प्रकार से टुकड़ों में बट जाने के कारण, ठीक है ना, आग्नेय सेल को भी चेंज होना पड़ता है और सेडिमेंट्री सेलों को भी चेंज होना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें थी, आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ताप भी हमको मिल गया, प्लस दाब भी मिल गया, प्लस घोल भी मिल गया, इन तीनों के मिला के रिएक्शन हुआ। अब इन तीनों प्रक्रिया पता है होने के बाद एक साथ प्रक्रिया नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 1 घंटा के लिए ताप में रख दिए चट्टान पिघल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें तीनों चीज़ चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा समय चाहिए इसको। जैसे तीनों चीज़ बेटा मेल कर लिया, अब एकरा से टक्कर खाना है, तो भाई समय तो लेगा ना, और समय लेगा तो लंबा समय लेगा। जैसे ट्रिक समझिए, जिस प्रकार से आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान के संपर्क में ताप, दाब एवं घोल मिलकर रासायनिक अभिक्रियाएं कर कयांतरण की प्रक्रिया एक लंबे समय के बाद संपन्न करती है। अब इसका अपने एग्जाम्पल से समझिएगा। जिस प्रकार से एक लड़का एक लड़की आपस में चक्कर चलाते हैं, तो स्टार्टिंग में तो लव लेटर दे देते हैं ऐसे ही, ठीक है, लेकिन भैया समझने के लिए कहता है कि तू हमारा समय नहीं देता, समय देना पड़ता है। आगे समझ में, तो लड़की को भी समय देना पड़ेगा, एकरो समय देना पड़ेगा, नहीं तो मूड़ी टेढ़ टाढ़ कर लेगा। समझ में आता नहीं है, 1-2 महीना में तो समझ में आने वाला है नहीं, क्यों क्वेश्चन है कि हमरा खाली इम्प्रेस करेला वैसन बात बोल लेता। तो यहाँ पर भी सेम हालत हो सकता है कि इग्नियस सेडिमेंट्री से टक्कर खाना है, तो ऐसा नहीं कि एक ने इम्प्रेस कर ला, थोड़ा सा दिखा देगा टेम्परेचर, नहीं, जितना प्यार पहले करता था उतना ही प्यार बराबर करना पड़ेगा। तब एक लॉन्ग डिस्टेंस के बाद, एक लंबे समय के बाद तब कहेगा कि हाँ अब समझ गया तोरा, अब चल ब्याह करो और जाओ, ठीक है। आगे समझ में, तो इतना सारी प्रोसेस होने के बाद ये क्या होती है कि कयांतरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पे शादी विवाह में जो लव अफेयर होता है ना, इसमें शादी की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो आगे समझ में, ताप, दाब एवं घोल जो है लंबा समय के बाद इन चट्टानों के साथ कयांतरण की प्रक्रिया को संपन्न करती है। और कयांतरण की प्रक्रिया नहीं है भाई साहब, कयांतरण की प्रक्रिया है, लेकिन इसी को हम लोग दूसरे लाइन में रूपांतरण बोलते हैं। चेंज इन फॉर्म, अपनी अवस्था में बदलाव, चेंज इन फॉर्म, ठीक है, इंग्लिश में रूपांतरण को बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट कयांतरण तो आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है, कयांतरण समझ में आ गया, रूपांतरण भी समझ में आ गया, एक ही वर्ड है दोनों, कहीं कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, बोलिएगा तो फिर से रिपीट कर देंगे क्लास में। कोई भी दिक्कत हो इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर का मेरा वीडियो जा चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें हिंदी में लिखा हुआ है कि सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर के लिए इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, सबका दिया हुआ है, रिवीजन वाला देखिएगा, और A to Z जितना भी क्वेश्चन आंसर है ना उसको आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सा एग्जाम्पल था, फिर से आपको हम एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं, बस एक बार, बोर नहीं होना है किसी को। ठीक है, थोड़ा सा कष्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए टॉपिक है समझाना, और जब तक इंटरेस्ट नहीं जाएगा ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। हालांकि जियोलॉजी और बायोलॉजी बायोलॉजी तो है नहीं तो बहुत सारा एग्जाम्पल्स है मेरे पास, आप लोग बायोलॉजी में मेरे को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ताप प्लस दाब प्लस विलयन मतलब घोल, ये तीनों भैया लोग मिलकर एक लंबा समय लेता है। क्या लेता है? लंबा समय लेता है, और लंबा समय लेने के बाद दो चट्टान से टकराएगा, एक के आग्नेय से भी टकराएगा प्लस अवसादी से भी टकराएगा। आग्नेय प्लस अवसादी से टकराने के बाद इन लोग के बीच में चल जाएगा चक्कर, और चक्कर चलने के बाद लंबा समय लेगा, और लंबा समय लेने के बाद इन लोग रिजल्ट क्या देगा? कयांतरण हो गया। हमने में क्या हो गया? कयांतरण। आ गया समझ में? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? रूपांतरण भी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? रूपांतरण। समझ में आ गया? ताप दाब विलयन मिलकर आग्नेय सेल अवसादी सेल से टकराया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? कयांतरण। ऐसे इहो था, इहो था, इहो था, एकन तीनों के नज़र लगा इन दोनों से, एक बाद हो गया टकरार हो गया, इसके बाद बोल दिया कि अब थोड़ा सा हमारा कयांतरण हो गया। जस्ट लाइक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड में जिस प्रकार से प्रकार होता है ना, अट्रैक्शन, चल भाई हो गया, सेम वही हाल है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कयांतरण भैया होता कैसे है। कॉन्सेप्ट माइंड में प्रारूप तो बनिए गया होगा। आप लोग एक काम कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक होगा या वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट होगा, वहाँ पे आप कयांतरण प्रक्रिया, आप क्वेश्चन लिख लो, कयांतरण प्रक्रिया को अपने भाषा में समझाइए। समझिएगा, प्रश्न लिख लीजिए, अभी ये बोल देते हैं, कयांतरण प्रक्रिया, कयांतरण या रूपांतरण, कयांतरण या रूपांतरण प्रक्रिया को अपने भाषा में समझाइए। आगे समझ में? ठीक है, और इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ, ठीक है ना, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ, यहाँ पे मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस, मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के बारे में मेटामॉर्फिज्म का आपको छोटा सा एक नोट्स लिखना है। इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी हो या इंग्लिश, अपने भाषा शैली में आप देकर देखो तो देखते हैं क्या ट्रिक आप लगा पाते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप पे ही आप शेयर कर देना। ठीक है, चलेगा। और ये लिंक टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम पे भी ज़्यादातर प्रयास कीजिएगा कि टेलीग्राम से भेजिएगा, बिकॉज व्हाट्सएप पे खोलना रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। चलिए, तो एक तो क्वेश्चन आपको मिल गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसमें भी हम लोग के बंटवारा कर देना है। ठीक है, तो ताप दाब रूपांतरण कयांतरण तो समझ में आ गया। आप क्वेश्चन ये पूछता है कि कयांतरण सेल, रूपांतरित सेल किसे कहते हैं, रूपांतरित सेल किसे कहते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, लिख देना कयांतरण सेल को। ठीक है, कयांतरण प्रक्रिया क्या है, तो उसको तो तीनों के लेकर समझा देना है आपको। अब जो है इसका क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आइडियाज़ आप लोग भी हमें दे सकते हैं। पोस्ट हम कम्युनिटी टैब में हमेशा कुछ फ़ोटोज़ को करते रहते हैं, उसमें हम कुछ लिखते हैं, वहाँ पे जाकर आप लोग रिप्लाई किया कीजिए। ठीक है, देखिए वर्गीकरण को इंग्लिश में हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और वर्गीकरण जो है कयांतरित सेलों को दो भागों में किया गया है। पहला लिखा हुआ है इग्नियस से रूपांतरण। क्या लिखा हुआ है? इग्नियस से मतलब आग्नेय से रूपांतरण। आग्नेय से रूपांतरित सेल कैसे बनेगा? आग्नेय मतलब बताइए दिए कि टेम्परेचर किस प्रकार से जाकर उसको प्रभावित करेगा। तो कभी कभी इनका वर्गीकरण दो भागों में होता है, इनके बारे में आपको नहीं लिखना है कि आग्नेय से रूपांतरण, अवसादी से रूपांतरण। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि आग्नेय सेल से रूपांतरण प्रक्रिया या आग्नेय सेल से कयांतरण प्रक्रिया को समझाइए, आग्नेय सेल से कयांतरण प्रक्रिया को समझाइए। तो आपके पास एक ही आंसर होगा कि भैया आग्नेय सेल जो है उसमें ताप दाब या घोल, घोल उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ताप एवं दाब लगता है तो वो भाई पिघलने लगता है, धीरे धीरे पिघलने लगता है। ठीक है, अब बताइए कभी कभी होता है कि ठोस से कोई पिघलेगा तो क्या बनेगा? द्रव्य रूप में आएगा, तो वैसे लिक्विड रूप में आ जाता है आग्नेय से रूपांतरण। कि आग्नेय सेल में
इसका आंसर समझ लीजिएगा, आग्नेय से रूपांतरण। जब आग्नेय जैसे कठोर सेलों में रूपों में परिवर्तन होने लगता है तो उसे आग्नेय से रूपांतरण प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रक्रिया में आग्नेय सेलों पर ताप एवं दाब एवं घोल पड़ने पर वे धीरे धीरे बहुत लंबे समय के बाद पिघलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को, ठीक है ना, आग्नेय से रूपांतरण प्रक्रिया कहा जाता है। कोई दिक्कत? इस चीज़ को आप नोट कर लेना, हर एक वर्ड को। नेक्स्ट, एक को बोलते हैं अवसादी से रूपांतरण। सेम चीज़ हो गया ना, अभी तो बताए थे अवसादी अग्नेय से टकराएगा तब टकरार होगा, तो एकरा तो भैया चमड़ी छोड़ा देगा। एकन के उम्र लगभग बराबर है क्योंकि अवसादी छोटे छोटे सेल होता है, ठीक है। एकनी के पिघलाने में टक्कर खाना एकदम पूरा पक्का है कि एकदम हो ही जाएगा। थोड़ा सा कठोर मुश्किल था, जैसे ये आग्नेय सेल थोड़ा सा बड़का था, आग्नेय सेल थोड़ा कठोर था, बड़ा था, ताकतवर था, इसलिए हर किसी का बस नहीं चलता है आग्नेय सेल पे, ठीक है, कि पटिए जाएगा हमरा से। लेकिन ई वाला बड़ी जल्दी अवसादी वाला पता चलता है ये अवसादी है, पसीज जाएगी, पट जाएगी एक के बारे में, जस्ट ए ट्रिक, ठीक है। तो याद रखिएगा अवसाद, अवसाद, अवसाद मतलब होता है संवेदनशील, चुपचाप, बहुत आसान, सरल, ठीक है ना, इजी। तो इसमें इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, ताप पड़ेगा, दाब पड़ेगा, घोल पड़ेगा, तो अवसादी इसका रूपांतरण भी सुपर हो जाएगा। अब ना इतना चीज़ें तो हो गई। ये क्वेश्चन एक भी आता है, एक और आता है जिस प्रकार से इसको मैंने लिखवाया था कि अवसादी से रूपांतरण की प्रक्रियाओं को समझाइए। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है कि ऐसे उसे हो गया, ठीक है, लिख दीजिएगा अवसादी सेल अत्यंत छोटे एवं रवेदार होते हैं। रवेदार समझते हैं इसको, इंग्लिश में रवेदार को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसमें चट्टानों का टुकड़ा छोटे छोटे हो जाते हैं। अवसादी सेल टुकड़ों में पाए जाते हैं। इनमें रवेदार जैसी संरचना पाई जाती है। इंग्लिश में रवेदार को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आगे समझ में, और क्रिस्टलाइजेशन इसमें होता है। तो फिर यहाँ पे बात आती है कि इसमें, एक मिनट, ये तो हो गया प्रश्न। अब इसका उत्तर आप लिखिएगा कि अवसादी सेल छोटे छोटे पाए जाते हैं, इसमें रवेदार जैसी संरचना पाई जाती है, और जब यह ताप, दाब एवं घोल के संपर्क में आता है तो बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण इसके भी रूप में परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग अवसादी से रूपांतरण की प्रक्रिया कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं, तीनों डायलॉग बोल दिए हम, ठीक है, क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये काम करेगा मेरा। नेक्स्ट, तो इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, विशेषताओं के बारे में कि ये सेल होते कैसे हैं। एक समय की बात है, हम घर पे गए हुए थे जंगल की तरफ, तो जंगल में देखे कि बहुत सारे सेल हमको देखने को मिले, और जहाँ भी मैं जाता हूँ थोड़ा थोड़ा सर्च करता ही रहता हूँ। तो हुआ क्या कि कुछ सेल ऐसे थे जो मतलब लेयर में थे, लाइक ऐसे 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 सेल हैं, उबड़ खाबड़ तरह आवे करता है सेल में, ऐसे तो बराबर होता नहीं है कभी भी। तो ऐसे ही सेल थे, बहुत आसपास सेल थे। तो हम क्या किए कि यहाँ पे खड़े होकर भाई साहब वीडियो बना रहे थे, और इधर के सेलवा था ना कुछ कुछ, उसको हम उखाड़ना शुरू किए। उखाड़ने लगे ना, फटाक से उखड़ गया। देखिए भाई कौन सा सेल है, आग्नेय बोलेंगे, अवसादी बोलेंगे, कि क्या बोलेंगे, कि रूपांतरित बोलेंगे, आगे समझ में। तो भाई हम उसको रूपांतरित बोलेंगे क्योंकि आग्नेय सेल ही तो होगा। मान लीजिए वो हम देखे कि इस टाइप का था कि जैसे बहुत बड़ा सा वो चट्टान था, हमारे ही खेत में था, बहुत बड़ा सा चट्टान था। अब हम इसी पे भाई साहब यहाँ पे अमित कुमार खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। तो हम जैसे पढ़ाते पढ़ाते, जैसे रिकॉर्डिंग जो कैमरामैन कर रहा है उसको हम बोले कि एक काम कीजिए, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि सच में उखड़ जाता है क्या। अब हम उखाड़ना इस जगह पे शुरू कर देते हैं, इस जगह पे पता नहीं सब उखड़ गया, ठीक है ना। अब टुकड़ों में बट गया कि मान लीजिए उतना बड़ा चट्टान, लगभग हम इतना बोल्डर उठाकर, मतलब छोटे छोटे इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा हम इतना उठाकर और रख दिया अलग। तो हम लिखिए ये देखो, इसी प्रकार से होता है ना, गारंटी एक वारंटी, तो ना ही इसका गारंटी है ना ही इसका वारंटी है, खत्म हो गया है, ठीक है। तो समझ में क्या आता है कि आग्नेय से रूपांतरण उसमें हुआ, मीन्स कि वो आग्नेय बहुत कठोर होता है, सबसे कठोर सेल तो आग्नेय ही होता है ना। तो आग्नेय से रूपांतरण उसमें हुआ और वो टुकड़ों में बट गया, ठीक है। तो उन टुकड़ों को भी हम लोग क्या बोलेंगे, कयांतरित सेल बोलेंगे। वे परतदार हो गए। उनका जो था ये सेल तो था, बड़ा सा आग्नेय सेल का तो एग्जाम्पल था, बट भाई साहब इसमें ऐसे ऐसे टुकड़े बन गए थे, धरती के अंदर में भी, धरती के ऊपर में भी। आगे समझ में, ये किसके कारण बने,
ताप के कारण बने, ऊपर से टेम्परेचर आया, दाब के कारण बने, प्रेशर लग रहा है, घोल के कारण बन सकता है, वर्षा जल के कारण। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि ये विशेषताएं हैं। ये कभी कभी, और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अभी तक आपने 3 सेलों के बारे में जाना, कितना ज़्यादा ही खा लिए हैं। ठीक है, तो आग्नेय सेल जो था, आग्नेय सेल सबसे कठोर, उससे छोटा साइज में, उससे अत्यंत छोटे साइज में होते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जो होते हैं, अवसादी चट्टान एक प्रकार से मजबूत होते हैं, बट उनका साइज केवल छोटा होता है। लेकिन रूपांतरित चट्टान यानी कि कयांतरित चट्टान, ये सबसे कमज़ोर होंगे, क्योंकि ये आग्नेय प्लस अवसादी दोनों से मिलकर बना हुआ है। आगे समझ में। अब मेरा कॉन्सेप्ट जहाँ तक था मैंने बता दिया। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी थे, तो एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जितने भी एग्जाम्पल होंगे सब आप देख सकते हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। आप मुझे केवल कॉन्सेप्ट देना है, रिवीजन का मीनिंग केवल है कॉन्सेप्ट देना, इसके लिए। और ध्यान दीजिएगा, अवसादी कयांतरित चट्टान का बहुत कम एग्जाम्पल आपको मिलेगा, जैसे संगमरमर हो गया। ठीक है, संगमरमर हो गया, तो ये सब का एग्जाम्पल उतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा अगर कोई सेल का एग्जाम्पल है तो आग्नेय सेल। ध्यान दीजिएगा, आग्नेय सेल से लगभग 25 से 30 एग्जाम्पल हमारे वीडियोज़ में और सारी वीडियोज़ में मिल जाएंगे। तो सबका एग्जाम्पल आप ऑटोमेटिक दे सकते हैं कि नहीं ये इग्नियस रॉक ही है। बट ध्यान दीजिएगा, संगमरमर हो गया, बालू वाला पत्थर हो गया, तो इस सब का एग्जाम्पल नॉर्मल हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि जो रूपांतरित जो सेल है, अब अवसादी का एक और चीज़, ये तो भाई हम आग्नेय से अवसादी में आग्नेय से कयांतरित का एग्जाम्पल दे दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपका घर है, क्या है, आपका घर है, और आपके घर के बगल में बालू गिराए हैं, मतलब अलग कोई घर बनाने के लिए। अब यहाँ पे बालू गिराया हुआ है, मतलब बालू मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो हैं सब गिराया हुआ है, बालू ही बालू है इस जगह पे। ठीक है, बालू ही बालू मतलब पूरा ट्रक बाई ट्रक करके भरा हुआ है। अब जब बालू ख़त्म हो गया उस जगह पे, मतलब बालू का कुछ यूज हो गया, और बालू कुछ बालू है जो है बच गए, मतलब ऐसे पसर गए, मतलब पसर के उसी जगह पे ज़मीन पर धरातल पर रह गए। अब आप एक चीज़ देखते होंगे, वहाँ से बहुत सारी टेम्परेचर अपर सब कुछ होने के बाद बालू तो एक अवसादी चट्टान हो गया, हालांकि सेल ही ना है। जैसे एक मिश्री होता है तो उसको तोड़ देंगे तो चीनी बन जाएगा, वैसे ही पत्थर का गिट्टी होता है उसको तोड़ देंगे बालू बन जाएगा। सेम वैसे ही हुआ, हालांकि ये नदी वाले बालू होते हैं, ऐसे वाले बालू नहीं होते, बट एग्जाम्पल के लिए समझना है। ये बालू को आप छोड़ दीजिए कम से कम 5 से 10 साल, ठीक है, और उस जगह पे जाइए, क्या वो बालू नजर आएंगे? नहीं, मिट्टी में बन चुके होंगे। या कहीं पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है तो देखिए कभी कभी जम जाता है, बालू ही जम जाएगा, पत्थर जैसा बालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या कहता है कि उसमें अवसादी से रूपांतरण की प्रोसेस हो गई। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हैं। बाकी जो भी डाउट बचा होगा आप हमें चैट बॉक्स, अगर आप ये 7 बजे वीडियो देख रहे हैं तो, या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग एक चीज़ स्टार्ट करते हैं, मिट्टी का निर्माण। क्या करते हैं? मिट्टी का निर्माण हम लोग अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हालांकि मिट्टी का निर्माण कयांतरित सेल ये अलग चीज़ है, लेकिन मिट्टी का निर्माण हम लोग पढ़ लेते हैं। अब आप लोग समझते क्या हैं अपने आप को कि मिट्टी क्या होता है, व्हाट इज सॉइल। ठीक है, तो भाई मिट्टी के निर्माण हमको पढ़ना है। मिट्टी के निर्माण किससे हुआ? अभी आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, खनिज जो हैं तत्वों से मिलकर बने, उससे भी नीचे चलते हैं। परमाणु के आपने नाम सुना, परमाणु से मिलकर तत्व बना। एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाया? तत्व बनाया। एक ही प्रकार के तत्व मिलकर या अधिक प्रकार के तत्व मिलकर क्या बना दिए? खनिज बना दिए। अनेक प्रकार के खनिज या उससे भी अनेक प्रकार के खनिज मिलकर क्या बना दिए? सेल बना दिए, जिसको हम लोग चट्टान बोल रहे हैं। अब सेल तो 3 प्रकार के हो ही गए भाई साहब, 3 प्रकार के आपका सेल हो गए, लेकिन सेल में अपक्षय हुआ। क्या हुआ? सेल में अपक्षय यानी कि विदरिंग प्रोसेस हुआ, और सेल में अपक्षय प्रोसेस होने के बाद ही मिट्टी का निर्माण हो गया। किस चीज़ का? मिट्टी का निर्माण हो गया। ये प्रोसेस था। खनिज में पूछता था परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री आप लोग का बहुत मजबूत है। और एक ही प्रकार के तत्व मिलकर या एक से अधिक प्रकार के तत्व मिलकर खनिज बना दिए, एक से अधिक प्रकार के खनिज मिलकर सेल बना दिए। लेकिन बहुत सारे खनिज जो होते हैं मिलकर सेल तो बनाए, लेकिन सेलों में अपक्षय होता है। सेलों में अपक्षय नंबर 1 प्रोसेस अपक्षय। अपक्षय मतलब सेलों का टूटना अपक्षय कहलाता है। और जब वो सेल टूट जाएगा
तो उसमें अगर अपर्दन भी होगा ना, मिट्टी में मतलब कटाव, अभी तो हम मिट्टी ही बना रहे हैं तो अपक्षय ही समझाते हैं, ठीक है। तो अपक्षय हुआ कोई भी सेल में, तो अपक्षय होने के बाद इतना पत्थर को तोड़ देगा, इतना तोड़ देगा, जैसे आग्नेय सेल को तोड़ा गिट्टी बन गया अवसादी सेल, अवसादी सेल को तोड़ा तो तोड़ा ने रूप में परिवर्तन कर दिया तो उसको कयांतरित सेल बोलती है। लेकिन कयांतरित सेल भी एक समय बाद इतना टुकड़ा हो जाएगा कि वो रगड़ा रगड़ा कर मिट्टी बन जाएगा। मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था बड़े से चट्टान की, बड़े से चट्टान को मैंने खोदा, हालांकि मिला हमको छोटा छोटा टुकड़ा, लेकिन उन टुकड़ों के अंदर में हमको मिट्टी देखने को मिला। तो बड़े से चट्टान के अंदर मिट्टी आया कहाँ से? ट्रिक लगाना। बहुत बड़ा सा चट्टान है, ठीक है ना, बहुत बड़ा सा ये चट्टान था, छोटा चट्टान नहीं था। यहाँ पे हमको ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें पत्थर मिली, अंदर में कठोर था, क्या था अंदर तक तो मैंने नहीं चेक किया, बट ऊपर चेक किया। ऊपर में जब इस पत्थरों को मैंने उखाड़ा, जैसे इन पत्थरों को मैंने उखाड़ा तो इस प्रकार की लेयर बन गई। तो इस जगह पे हमको मिट्टी दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? मिट्टी। इसके दरारों के बीच मिट्टी दिखाई दिया। सीख क्या मिला? अपर्दन हुआ, लेकिन कुछ कुछ टुकड़े ऐसे थे जो लंबे समय के बाद ताप दाब एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी में बदल गया। सेम उसी प्रकार से बहुत सारे सेल मिलकर मिट्टी में बन जाते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। अपर्दन नाम सुना आपने? अपर्दन पत्थर में नहीं होता, अपर्दन मिट्टियों में होता है, ठीक है। सेल में क्या होता है? पत्थरों में केवल अपक्षय और अपर्दन। अपर्दन तो समझ ही रहे हैं, मिट्टी में कटना। अब तो नॉर्मल हो गया ना, इसलिए अपर्दन नाम ले लिया। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मिट्टी का नाम आपने सुना होगा, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। मुख्य रूप से हम लोग दो मिट्टी लेते हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है। एक को ले लिया हम लोग लाल मिट्टी और एक को ले लिए काली मिट्टी, ठीक है। अब मैं आप एक चीज़ बताता हूँ। अभी मैग्मा का कलर कैसा था? अब तो आप लोग बोलिएगा लाल पीला था। और एक था लावा, लावा का कलर कैसा था? काला। कैसा था? लावा मतलब कावा, क्या बोल दिए, लावा मतलब काला और मैग्मा मतलब लाल। ये कलर था इसका, ठीक है। अब पृथ्वी पर जब सेलों का निर्माण हुआ, मैग्मा एंड लावा उद्गार हुआ, तो ये बाहर आए। तो मैग्मा अगर बाहर निकला तो अकेले मैग्मा तो नहीं निकला होगा, उसके साथ लावा भी निकला होगा। जब ये दोनों उद्गार करके बाहर की ओर निकल रहे हैं, तो बाहर निकलेंगे तो पता है क्या होगा? बाहर निकलेंगे तो लाल और काली मैग्मा और लावा दोनों से निर्मित खनिज पदार्थ एंड सेल निकलेंगे। तो उस पूरे धरातल का जो कलर हो जाएगा, या तो लाल हो जाएगा या तो काला हो जाएगा। अब एक चीज़ है, वहाँ पर धरती के अंदर से लाल पत्थर भी निकले होंगे, काली पत्थर भी निकले होंगे। तो वो पत्थर का अपक्षय हुआ। क्या हुआ? अपक्षय हुआ। और इसीलिए क्षेत्रों को बांट दिया गया, और कहीं पे लाल मिट्टी हमको देखने को मिलता है, कहीं पे काली मिट्टी देखने को मिलता है। कॉन्सेप्ट समझिएगा ना। तब हम एक बार खड़े होकर पहाड़ के नीचे देख रहे थे कि यार ये पहाड़ के नीचे अक्सर लाल मिट्टी क्यों है ना, ये पहाड़ के नीचे अक्सर लाल मिट्टी क्यों है। तो मैंने एक चीज़ सोचा कि मैं ज्वालामुखी पढ़ा दिया हूँ, पर्वतों को पढ़ा दिया हूँ, तो पहाड़ के नीचे ही लाल क्यों? तो समझ में आया कुछ कि ज्वालामुखी जब निकलता है तो ज़्यादातर मात्रा में मैग्मा लावा निकलता है। और पर्वतों का निर्माण अगर पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है तो उसको हम लोग ज्वालामुखीय पर्वत कहते हैं। तो मैग्मा तो निकलेगा। अब मैग्मा निकला होगा उस पहाड़ पर बहुत अरबों साल पहले, अब वो निकल के आ गया नीचे, तो उसी जगह पे पत्थर भी आए होंगे, जमे होंगे, तो आग्नेय सेल बने होंगे। अब वही आग्नेय सेल में अपक्षय होने के दौरान वहाँ की मिट्टी लाल हो गई। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? तो ऐसे ही रिसर्च करना चाहिए। कहीं पर भी आप जाइए, कहीं पर कुछ भी कीजिए, रिसर्च कीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। हम कहीं पर भी जाते हैं, अक्सर पहाड़ों तरफ जाते हैं ट्रैप में, तो मज़ा आता है। मज़ा आने के दौरान ये नहीं कि फ़ोटो बनाने जा रहे हैं, वीडियो बनाने। आपने मेरा कभी भी रिसर्चिंग वाला वीडियो नहीं देखा है। रिसर्चिंग वाला वीडियो देखिएगा ना, घंटा बीत जाएगा आपका, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। इतना मस्ती से सर्च करते हैं, इतना डीपली एक जगह पे बैठकर। तो इसीलिए आप कुछ भी कार्य कीजिए थोड़ा सा डीपली, थोड़ा साइंटिस्ट वाला माइंड रखिए। आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं ना, साइंटिस्ट माइंड रखिए, साइंटिस्ट बनिए। वो तो इन फ्यूचर की बात है, लेकिन बचपन से अगर साइंटिस्ट वाला थॉट रखिएगा ना, बहुत ज़्यादा काम करेगा। रिसर्च वाला भावना जिस दिन आपके माइंड में आ गया कि टॉपिक कोई टीचर आपको बता दिया, टॉपिक समझ में आ गया, लेकिन उस टॉपिक पे आपको रिसर्च करके फिर से आपको बनाने सीखना है। इसी को बोलते हैं साइंटिस्ट माइंड। साइंटिस्ट वाला माइंड लगाइए। जैसे हमको टॉपिक समझ में आ गया, हम अपने भाषा में समझा दिए, अभी हम आपको अपनी भाषा में समझा दिए,
ठीक है ना। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी आपको समझा दिए किस टाइप से टक्कर होता है, कार्यांतरण की प्रोसेस कैसे होता है, प्यार का प्रोसेस कैसे होता है। सेम उसी प्रकार से आप उस चीज़ पे रिसर्च कीजिए। सर ने इस लैंग्वेज से समझाया मेरे को, इस भाषा शैली से समझाया, तो आप कुछ अलग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। और समझने के लिए तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया डाउट पूछिए, फिर से हम वीडियो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अपने से जब रिप्रेजेंट कीजिएगा उस चीज़ को, तो जिस प्रकार से हम प्रेजेंट कर दिए तो आप उसको रिप्रेजेंट कीजिएगा एग्जाम हॉल में। सेम उसी प्रकार से सर्च तो हमने कर लिया, लेकिन उसको रिसर्च करना पड़ेगा आपको। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि सर टॉपिक ही समझ में नहीं आता है कि क्या है, मतलब कि चैनल ओपन भी करें तो टॉपिक ही समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि टॉपिक ऐसे समझ में तो आएगा नहीं, पहले आप खुद ही एक टॉपिक हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद ही एक टॉपिक हूँ और ये टॉपिक पे रिसर्च करना पड़ता है, सर्च करके, ठीक है ना। माता पिता आपको जन्म दे दिया है कि हाँ एक टॉपिक को मैंने जन्म दिया, अब इस टॉपिक पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि इस टॉपिक में कौन सा चीज़ है, कौन सा लाइन है जो यूनिक है, गुड बेटर बेस्ट नहीं, यूनिक है। वो यूनिक चीज़ों को अपने आप से बाहर निकालेगा, यही आपकी टैलेंट होती है। हम बोलते हैं कि अपने अंदर के टैलेंट को देखिए, इसी यूनिक चीज़ों को आपको अंदर से बाहर करनी है। तो यही मैं बोलता हूँ, सोचो मत, करना शुरू करो।